नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड और ब्लड के परिसंचरण तंत्र के बारे में। जी हाँ, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे रगों में खून बहता है, रक्त बहता है, ब्लड बहता है। जी हाँ, तो ये जो रुधिर होता है ना दोस्तों, ये क्या काम करता है? ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने का काम करता है, शरीर के हमने जो भी कुछ खाया होता है उसको, है ना, उसमें उपस्थित खनिज लवण और आवश्यक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी इस रक्त के द्वारा किया जाता है ना दोस्तों। तो जो रक्त होता है ना दोस्तों, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और रक्त का जो परिसंचरण होता है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसका? हार्ट का, यानी कि हमारे हृदय का। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, रक्त जो होता है ना, हमारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है ना। और जो मानव व अन्य पशुओं के आवश्यक पोषक तत्व व ऑक्सीजन को कोशिकाओं तथा कोशिकाओं से उपापचयी अपशिष्ट उत्पादों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का भी क्या करता है? काम करता है। और ध्यान रखिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसलिए ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय प्रकार का होता है। तो ये हमको बात समझ में आई कि एक तो तरल संयोजी उत्तक होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके भी परिवहन का कार्य, उपापचय अपशिष्ट उत्पादों के से संबंधित कार्य, और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है ना। तो ये बात हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मैरो में होती है। जी हाँ दोस्तों, बोन मैरो जो होती है, अस्थि मज्जा जो होती है, उसमें निर्माण होता है किसका? रक्त का। भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में इसका निर्माण कहां पर होता है? प्लीहा में होता है। तो जब बच्चा छोटा होता है, अभी अभी जिस बच्चे ने जन्म लिया है, कुछ ही समय हुआ है, तो उसमें रक्त का निर्माण कहां पर होगा? तो उसका निर्माण होगा प्लीहा में। सामान्य व्यक्ति में लगभग कितने? 5 लीटर तक। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, 5 लीटर तक उसमें क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। रुधिर के 2 भाग होते हैं और द्रव्य भाग, एक होता है लिक्विड भाग दोस्तों, है ना, और एक होता है ठोस भाग। तो एक होता है लिक्विड और एक होता है ठोस। और ये जो लिक्विड भाग होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और जो दूसरा भाग होता है ठोस भाग, वो किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग का निर्माण करता है और इसमें 92% तक क्या होता है? जल होता है और 8% तक क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दोस्तों, इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं अपन कि भाई ये जो रक्त है ना, ये जो ब्लड है ना, इस रक्त की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि रक्त है ना, कितने? 2। एक तो होता है तरल और एक इसको हमने बांट दिया ठोस में, है ना। तो रक्त में जो भी है उसको हमने 2 भागों में बांटा, तरल और ठोस में। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो तरल है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते थे? प्लाज्मा। और जो ठोस होता है ना दोस्तों, उसमें मैं आपको नाम बता रहा हूं, नाम ध्यान रखिएगा। एक तो आपने आरबीसी नाम सुना होगा, एक डब्ल्यूसी नाम सुना होगा, एक आपने प्लेटलेट्स नाम सुना होगा, है ना, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, ये जो सब मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ये सब मिलकर के रक्त का निर्माण करती हैं। लगभग प्लाज्मा जो है ना, वो कितना प्रतिशत? 55%। और बचा हुआ जो भाग है यानी कि लगभग 45% जो है ना, वो इस ठोस पदार्थ का रहता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों, रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। जैसे मैंने अभी बताया ना, कोशिकाएं कितने प्रकार की? 3। तो एक तो नाम आपको मैंने बताया आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाल रुधिर कोशिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। ये कुल रक्त कोशिकाओं का कितना प्रतिशत? 99% है ना, 99% यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो होती है वो क्या होती है? वो होती है आरबीसीज, है ना। इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि और इसका कार्यकाल कितने दिन का? 120 दिन का होता है। तो दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि भैया हमारा जो ब्लड होता है उसमें पाया जाता है एक आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो है ना दोस्तों, इसके कारण से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। और ये जो आरबीसी है, इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 120 दिन का, यानी 4 महीने का कार्यकाल। 4 माह का जो कार्यकाल होता है वो किसका होता है? वो होता है आरबीसी का।
ठीक है। अब उसके बाद में श्वेत रक्त कणिकाओं की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। श्वेत रक्त का मतलब होता है क्या? श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स इनको कहा जाता है। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है तथा लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है और WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता। क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों इनमें नहीं पाया जाता, तो जिसके कारण से ये क्या होती है? रंगहीन होती है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? श्वेत रुधिर कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आरबीसी लाल होती है। लाल क्यों होती है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो लाल होती है। और ज्यादा मात्रा क्योंकि आरबीसी की होती है, इसलिए हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। 120 दिन का उसका कार्यकाल हुआ। और WBC की अगर बात करें दोस्तों, तो WBC जो है ना, उसका कोई रंग नहीं होता, वो एक तरीके से पारदर्शी होती है, इसलिए उसको श्वेत रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और जो है ना बेसिकली इस WBC का काम क्या है दोस्तों, है ना। WBC क्या करती है कि हमारे शरीर में अगर कोई हानिकारक पदार्थ या जीवाणु है ना चले जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम, जी हाँ दोस्तों, उन बैक्टीरियाज को नष्ट करने का जो काम है ना, उन बैक्टीरियाज को, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम इस WBC के द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। WBC कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक कहलाती है कणिकाणु और एक कहलाती है अकणिकाणु, है ना। अब क्या है दोस्तों, कणिकाणु में क्या क्या आता है? न्यूट्रोफिल, एक आता है इओसिनोफिल और एक आता है बेसोफिल। इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखो WBC जो है वो, उसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो कणिका और दूसरा अकणिका, है ना। कणिका और अकणिका। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? कणिका की। तो कणिका में क्या है? तो ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, है ना। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक कुछ ऐसी है कि ये मैंने लिखा है न्यू, यानी कि नई, है ना। फिर आप ध्यान रखना बस, है ना। और नई बस में एक नया बना है सीन। क्या बना है? सीन। इतनी सी बात ध्यान रखना। न्यू बस में एक नया सीन बना है। न्यू का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रोफिल। बस का मतलब हो गया बेसोफिल। और सीन का मतलब हो गया इओसिनोफिल। क्या हो गया? इओसिनोफिल। ये बात समझ में आ गई? तो एक नई बस में अभी अभी शूट हुआ है एक नया सीन, ठीक है। रक्त में न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है, ये श्वेत पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका, यानी कि इनमें भी, है ना, सबसे ज्यादा क्या होगा? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल की संख्या इस WBC में सबसे ज्यादा होती है कणिकाणु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि अकणिकाओं जो कोशिका होती है उनमें कौन कौन सी? तो उनमें दो होती है। एक होती है लिम्फोसाइट, है ना। एक क्या होती है? लिम्फोसाइट, और एक होती है मोनोसाइट। तो ये ध्यान रखिएगा, एक तो लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट होती है। लिम्फोसाइट तीन प्रकार की, कौन कौन सी? B, T और प्राकृतिक मारक कोशिका, नेचुरल किलर, NK, है ना। तो आप यहां पर ध्यान रख लेना BTN। क्या नाम ध्यान रखना है? BTN। तो यहां पर आप क्या ध्यान रख लेंगे? B, T और N, है ना। वहां पर हमने क्या याद किया था? कणिकाओं में जो हमने याद किया था वो क्या याद किया था? वो हमने याद किया था एक तो सबसे पहले न्यू, एक हमने याद किया था बस, और एक बस में क्या हो गया था? नया सीन। और यहां पर क्या याद किया? BTN। क्या याद करना? BTN। बटन याद कर लेना, है ना। तो बटन से आपको ये पूरा याद हो जाएगा कि भैया एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, एक हो जाएगा टी लिम्फोसाइट और एक हो जाएगा एन यानी कि नेचुरल किलर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती है। जी हाँ, ये हमको है ना क्या करती है, जैसे मैंने कहा कि बाहर से कोई बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थ होते हैं तो उनसे लड़ने का काम ये इसके द्वारा किया जाता है। मोनोसाइट परिपक्व हो महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। मोनोसाइट महाभक्षक मैक्रोफेज कोशिका में रूपांतरित होती है। मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है। जी हाँ, ये बाहर से अगर कोई एंटीजन वगैरह आती हैं तो उनको है ना भक्षण करने का कार्य करती है और हमारे शरीर को जो है ना वो रोग प्रतिरोधक क्षमता एक तरीके से प्रदान करने का कार्य करती है। और बाहरी अगर कोई तत्व होते हैं तो उनसे बचाने का काम भी इसके द्वारा बेसिकली किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों बात करते हैं बिंबाणु की। बिंबाणु को क्या कहा जाता है? तो बिंबाणु को साइंटिफिक लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या लगभग कितनी? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर।
ठीक है। बिंबाणु का जीवन काल कितने दिन का? मात्र 10 दिन का, 10 days ओनली, है ना। 10 दिन का इसका कार्यकाल होता है। और ये कोशिकाएं मुख्य रूप से क्या करती हैं? तो इसका मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने का। क्या काम होता है? रक्त का थक्का जमाने का। बिंबाणु केंद्रक विहीन होता है, इसमें केंद्रक जो है ना दोस्तों ये नहीं पाया जाता। दोस्तों तो देखिए हमने क्या अभी समझा कि भैया मुख्य रूप से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं उनमें से जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ना दोस्तों वो क्या करता है, उसकी वजह से हमारे खून का रंग, हमारे रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है? वो लाल होता है। और ये है ना मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। दूसरी बात हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी जो है ना उसमें अलग अलग प्रकार की और कोशिकाएं पाई जाती है। मुख्य रूप से इनका कार्य प्रतिरक्षा प्रदान करना होता है। और शरीर में अगर कोई बाहरी तत्व प्रतिजन आ जाते हैं तो उनसे लड़ने का काम जो है वो बेसिकली इसके द्वारा किया जाता है। और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स, इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका मुख्य कार्य होता है कि ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का का तात्पर्य क्या है? रक्त के थक्के का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए हमें चोट लग जाती है, खून बाहर आता है, तो कुछ समय के लिए हम उसको दबा कर रखते हैं। कुछ समय बाद में क्या होता है वहां पर है ना खरोंच जैसी बन जाती है और वो रक्त जो है वो वहीं पर ठहर जाता है। तो इस प्रकार से है ना ये जो बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा विटामिन के आपने नाम सुना होगा। विटामिन जो के होता है ना दोस्तों ये भी सहायता करता है हमारी, किसमें सहायता करता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है ये भी रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब रक्त का काम क्या है, मतलब फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं, यानी कि काम क्या करता है रक्त, ब्लड का काम क्या है दोस्तों, है ना। तो प्राणियों के शरीर में रक्त एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो कई प्रकार के कार्य संपादित करता है। पहला काम O2 व CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य में विनिमय करना। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे श्वास में आती है और जब श्वास में ऑक्सीजन हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से है ना शरीर से बाहर निकाल दी जाती है, यानी कि वातावरण में निकाल दी जाती है। इसमें प्रमुख रोल किसका होता है? तो वो होता है रक्त का। पहली बात। दूसरी बात, पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन। जब कभी भी हम कोई चीज खाते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो उन पोषक तत्वों को क्या करता है? उन पोषक तत्वों को जैसे प्रोटीन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि वसा और अन्य खनिज लवण, उनको शरीर के विभिन्न भागों तक जहां जहां उनकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने का काम भी किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो भी जो है ना दोस्तों वो भी ब्लड के द्वारा, अर्थात वो भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों तीसरा काम शरीर का पीएच मान नियंत्रित करना। जी हाँ दोस्तों, है ना, हमारे शरीर में क्या होता है? क्षारीय और अम्लीयता का है ना बैलेंस होना जरूरी होता है। तो उस पीएच मान को भी नियंत्रित करने का काम जो है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर की जो बॉडी का टेम्परेचर है दोस्तों, हाँ दोस्तों, है ना, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना उस टेम्परेचर को भी नियंत्रित करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, यानी कि बाहर से यदि कोई हानिकारक तत्व हमारे शरीर में आते हैं तो उनसे लड़ने का काम भी कौन करता है? ये रक्त ही करता है। हार्मोन आदि को आवश्यक रूप से परिवहन करना। हमारे विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां होती है ना दोस्तों, उन ग्लैंड्स से, उन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वो भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। उत्सर्जित उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना, जो अनावश्यक पदार्थ हैं है ना हमारे शरीर में, उनको भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो है ना वो किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा किया जाता है। रक्त के प्रकारों की बात करते हैं दोस्तों, है ना, रक्त के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड। देखो दोस्तों क्या होता है कि रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने विशेष प्रकार के एंटीजन, है ना, हमारे शरीर में कुछ एंटीजन पाए जाते हैं जिनको प्रतिजन बोलते हैं हिंदी में, और वो होते हैं दो प्रकार के, एक ए और दूसरा बी। तो एंटीजन पाए जाते हैं और उपस्थिति या अनुपस्थिति के हिसाब से मानव रक्त को 4 समूह में विभक्त किया गया है। कौन सा? ए बी और ओ। अब देखो क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? किसी का ए है। आपने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो होता क्या है कि हमारे ना रक्त में, हमारे ब्लड में एक एंटीजन पाया जाता है। अगर वो एंटीजन ए एंटीजन पाया गया तो फिर ना ब्लड का जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? ए। अगर ए नहीं पाया गया तो फिर दूसरा ऑप्शन पाया जाएगा, कौन सा? बी। और अगर बी पाया गया तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, है ना, बी ब्लड ग्रुप। अगर मान लीजिए कि ना ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है, दोनों ही एंटीजन पाए जा रहे हैं ब्लड में,
तो फिर वो क्या कहलाएगा, तो फिर वो कहलाएगा ए बी। और अगर ना तो ए पाया जा रहा है और ना ही बी पाया जा रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा, शून्य यानी कि जीरो, जिसको हम ओ कह देते हैं, तो वो ओ ब्लड ग्रुप इसमें पाया जाता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप मानव शरीर में होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो ए है ना, क्योंकि इसमें ए एंटीजन पाया गया, बी क्योंकि उसमें बी एंटीजन पाया गया, अगर ए बी की बात करूं तो उसमें दोनों एंटीजन पाए गए, और जिसमें ए बी दोनों ही नहीं पाए गए तो फिर वो कौन सा, ओ होगा, शून्य होगा। यहां तक बात समझ में आती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति की लाल कणिकाओं पर ए प्रतिजन, बी रक्त समूह में बी तथा ए बी रक्त समूह में दोनों ए बी तथा ए बी एंटीजन पाए जाते हैं। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में लाल कणिकाओं पर दोनों में से कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता। रक्त के इन समूह को ए बी ओ रक्त समूह कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको कि मैंने कहा ना कि जैसे ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, दोनों होंगे तो ए बी, और एक भी नहीं होगा तो शून्य। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए बी प्रतिजन के अलावा लाल रक्त कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे आप आर एच प्रतिजन कहते हैं। बिल्कुल साहब। अब देखिए, जैसे मैंने एक बात आपको कही कि पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात अब कर रहे हैं हम कि भाई क्या है कि भाई ए बी और ओ तो हो गया, ठीक है। अब उसके अलावा एक फैक्टर और पाया जाता है जिसको बोलते हैं आर एच। अगर मान लीजिए किसी के शरीर में ये आर एच जो है ना दोस्तों, अगर वो उपस्थित है ना, अगर ये आर एच फैक्टर क्या है, उपस्थित है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है ए, है ना। अब उसके शरीर में ये तो देख लिया भाई एंटीजन कौन सा पाया गया, ए। अब देख रहे हैं कि भैया ये आर एच वाला फैक्टर पाया गया है कि नहीं पाया गया। अगर मान लीजिए कि ये आर एच वाला जो फैक्टर है ना, ये पाया जाता है, तो इसका मतलब जो है ना दोस्तों, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी का देखा कि भैया उसमें है ना एंटीजन कौन सा पाया गया, बी पाया गया, और बी के बाद में है ना उसमें आर एच फैक्टर पाया गया कि नहीं पाया गया, तो सब पाया गया, तो फिर उसका है ना बी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी का ए और बी दोनों है और साथ में देखा आर एच भी है क्या, तो बोले आर एच नहीं है, तो इसका मतलब वो उसका कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर मान लीजिए किसी का ओ है ना, और बोले कि साहब इसमें आर एच है कि नहीं है, तो बोले आर एच नहीं है, तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा, नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट जो है ना किस पर बेस है, आर एच फैक्टर पर, अगर वो है तो, और नहीं तो फिर उससे पहले वाले कंसेप्ट में क्या बात कर रहे हैं, अगर ए बी या कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता तो उसके हिसाब से उसका ब्लड ग्रुप निर्धारित होगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये ना कुछ कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर कि रक्त के परिसंचरण का होता क्या है दोस्तों। यूं समझिए आप कि जैसे है ना, यहां से बाह्य श्वसन, यानी कि यहां से हमने क्या करा, सांस लेना प्रारंभ कर दिया, है ना। अब हमने जब सांस लेना प्रारंभ कर दिया तो फुफ्फुस सिरा से, है ना, हमारे हार्ट में क्या आता है, हमारे हार्ट में जो है हवा आती है ना, अशुद्ध हवा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब क्या हुआ दोस्तों, है ना, उसके बाद में यहां से आने के बाद में फुफ्फुसी शिरा से यहाँ पर हमारे हार्ट में आ गई, और हार्ट में आने के बाद में यहाँ से ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन आने के बाद में अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से ना शरीर के विभिन्न भागों तक ये जो ऑक्सीजन है इसको पहुंचा दिया गया। और जब अब ये वाला जो भाग है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोस्तों, वो यहाँ तक आती है, यहाँ से होते हुए वो शरीर के जो बाह्य श्वसन वाले नासिका आदि भाग हैं, इनसे शरीर के बाहर भेज दी जाती है। तो होता क्या है कि जहाँ से हम सांस लेते हैं, मतलब फेफड़ों से, तो फेफड़ों में जो है ना ऑक्सीजन आती है, और फिर वहाँ से क्या होता है, विभिन्न जो रक्त की कणिकाएं होती हैं उनमें जो है वो ऑक्सीजन जो है प्रवाहित हो जाती है। वहाँ से वो किसके पास जाती है, वहाँ से वो जाती है हार्ट के पास, और हार्ट क्या करता है, पंपिंग का काम करता है और शरीर के विभिन्न भागों तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब रक्त परिसंचरण की बात करते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन की एक बार बात कर लेते हैं, है ना दोस्तों। तो परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों आदि का परिवहन करता है। मानव में बंद परिसंचरण पाया जाता है जिसमें रक्त, हृदय तथा रक्त वाहिनियां सम्मिलित होती हैं। दोस्तों क्या होता है कि ना दो प्रकार के जो परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से जीवों में पाए जाते हैं, एक होता है खुला और एक बंद।
अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। बंद परिसंचरण क्यों? क्योंकि उसमें नसें, यूं समझो आप साधारण भाषा में, नसों में है ना रक्त प्रवाहित होता है, तो जो नसें होती हैं ना तो वो क्या होती है, पैक होती है, एक तरह से बंद होती है। तो इस कारण से जो है यहाँ पर है ना बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें क्या क्या शामिल हम करते हैं, तो रक्त को खुद को करते हैं, एक हार्ट इसमें बेसिक रोल अदा करता है, उसके अलावा जो वाहिनियाँ होती है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। रक्त के अलावा एक अन्य द्रव्य होता है लसिका, भी इसमें पाया जाता है ना, इसमें भी एक परिवहन का हिस्सा है। लसिका एक विशिष्ट तंत्र लसिका तंत्र द्वारा गमन करता है और ये खुला तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र में रक्त एक तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है। परिवहन योग्य पदार्थों के अभिगमन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय इस तंत्र के केंद्र है जो रुधिर को निरंतर वाहिनियों में पंप करता है। जी हाँ, तो अब क्या होता है इसमें लसिका भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और उसके अलावा सबसे ज्यादा रोल अदा कौन करता है? सबसे ज्यादा रोल अदा करता है हार्ट यानी कि दिल, है ना। हृदय जो है ये सबसे ज्यादा है ना रोल अदा करता है, और वाहिकाओं के माध्यम से ये आगे की तरफ है ना इसको पहुंचाने का कार्य करता है। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो पेशी ऊतकों से बना मानव हृदय मांसल, खोखला और बंद मुट्ठी के आकार का अंग होता है। जी हाँ, जैसे आपने अगर मुट्ठी बंद कर ली तो जो आकार बनता है लगभग इस आकृति का, इस आकार का जो है ना आपका क्या होता है, एक हार्ट जो होता है वो इस आकार का होता है। ये एक दोहरी भित्ति की झिल्ली में आवरण होता है। बिल्कुल, इसके ऊपर क्या होता है, कवर होता है ना, और इसका जो कवर होता है ना दोस्तों, उसको हम हृदयावरण या पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। और ये जो इसमें क्या होता है, द्रव होता है, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये द्रव क्या करता है, ये ना बाहरी आघात अगर कोई हार्ट पर होते हैं तो उनसे रक्षा करने का काम करते हैं ना दोस्तों। तो यूं समझो कि ये जो हमारा हार्ट है, मैं यहाँ पर एक है ना डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है, और इस हार्ट के चारों तरफ है ना, चारों तरफ क्या पाई जा रही है, झिल्ली पाई जा रही है, दोहरी झिल्ली है बस, है ना। तो ये दोहरी झिल्ली, और इसके अंदर है ना, दोहरी झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है कुछ लिक्विड, और वो लिक्विड जो है ना पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और ये लिक्विड क्या करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम करता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी 2 कहलाते हैं आलिंद, और निचले 2 होते हैं ना, थोड़े से बड़े होते हैं, वो निलय के नाम से जाने जाते हैं। अतः लंबवत रूप से हृदय को बाएं व दाएं भाग में बांटने के लिए दोनों भागों में एक एक आलिंद और एक एक निलय मिलता है। देखिए, यूं समझिए कि ये जो है ना, ये जो हार्ट है, ये जो दिल है, इसमें क्या होता है कि इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो हृदय के चैम्बर कितने होते हैं, 4। पहली बात तो ये, तो ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर के दोनों है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर के 2 को आलिंद के नाम से जाना जाता है, जबकि नीचे वाले 2 जो है ना, इनको निलय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो भाग है ना, ये कौन सा भाग है, बायां भाग है, यानी कि लेफ्ट, तो ये बायां है ना, और ये वाला कौन सा भाग है, तो ध्यान रखिएगा दायां, है ना, बायां और दायां। अब बायां कैसे, कि देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब देखिए, मैं जब यहाँ पर आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा हूँ, तो ये मेरा जो हाथ है ना, ये मेरा हाथ है कौन सा, ये मेरा हाथ है सीधा हाथ, और ये मेरा कौन सा हाथ है, ये मेरा है उल्टा हाथ, जिसको हम बायां हाथ कहते हैं। तो ये जो उस तरफ है, तो वो पार्ट कौन सा हो गया, बायां, है ना। जैसे ये दिल, यूं समझिए दिल मेरा दिल है ना, ये जो दिल है ये मेरा दिल है, और इस दिल में ये मेरे उल्टे हाथ की तरफ वाला जो भाग होगा उसको हम बायां, और जो ये दाएं तरफ वाला जो भाग होगा उसको हम दाएं आलिंद के नाम से जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब बाएं ओर के आलिंद व निलय आपस में एक द्विवल्वीय कपाट यानी बाइक्युस्पिड वॉल्व रहता है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बाएं साइड में है ना, उस बाएं साइड में जो आपका है, इसमें है ना, यहां पर है ना एक वाल्व पाया जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, बाइक्युस्पिड वाल्व। और दोस्तों, इसमें यहां पर एक वाल्व पाया जाएगा दाएं साइड में, जिसको ट्राइक्युस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। कपाट के खुलने और बंद होने में लबडब की आवाज आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आज तक आपने फिल्मों में, गानों में सुना होगा कि दिल धक धक करने लगा। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा दिल होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है ना, वो धक धक नहीं करता, बल्कि उसकी ध्वनि कैसी होती है, तो ध्यान रखिएगा कि उसकी जो ध्वनि होती है ना दोस्तों, वो लबडब होती है। ठीक है, और दाएं व बाएं आलिंद आपस में पेशी झिल्ली से पृथक होते हैं, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये हार्ट की संरचना यहां पर आपको बता रखी है ना। तो यहां पर क्या होती है, एक महाशिरा पाई जाती है, यहां पर महाधमनी पाई जाती है, यहाँ पर फुफ्फुस धमनी होती है, और ये फुफ्फुस शिरा होती है। तो महाशिरा और महाधमनी जो होती है, बिल्कुल ये बहुत है ना बड़े स्तर की शिराएं और धमनियां होती हैं जो रक्त के परिसंचरण का कार्य करती हैं,
है ना। और यहाँ पर ये जो बायां पोर्शन है, यहाँ पर मैंने आपको बताया द्विवल्वीय कपाट पाया जाता है और यहाँ पर त्रिवलक कपाट जो है इस मानव हृदय में पाया जाता है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। आलिंद व निलय लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। इस क्रिया से हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है और शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला हुआ रक्त किसके द्वारा, वेना केवा, जिसको महाशिरा के नाम से जानते हैं, उस महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। किसमें आता है, दाएं आलिंद में आता है। और दाएं आलिंद में एकत्र होने के बाद में वाल्व खुल जाता है और आलिंद से रक्त जो है ना कहाँ चला जाता है, दाएं निलय में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त है ना, वो किसके माध्यम से आता है, महाशिरा के माध्यम से आता है। महाशिरा के माध्यम से आने के बाद में क्या होता है, जब वो एकत्र हो जाता है तो दाएं आलिंद में एकत्र होने के बाद में वहां का वाल्व जो है ना, अभी हमने वाल्व की बात की थी, तो वाल्व खुल जाता है और आलिंद से रक्त कहां चला जाता है, दाएं निलय में, यानी कि जो आपके राइट हैंड साइड है उस तरफ चला जाता है। दाएं निलय के संकुचित होने पर यहां से फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहा जाता है, रक्त को फेफड़ों में ले जाती है और फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा यह रक्त ऑक्सीकृत किया जाता है। साफ रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से वाल्व से होते हुए बाएं निलय में प्रवेश करता है। अब दोस्तों क्या होता है कि यूं समझिए आप कि जब है ना, अब इस रक्त में जब ऑक्सीजन का मिश्रण हो जाता है, जब ये ऑक्सीजन जो है ना वो रक्त में मिल जाती है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, ऐसी स्थिति के अंदर ये रक्त जो है ना वो शुद्ध रक्त कहलाने लग जाता है। और जो शुद्ध या साफ रक्त जो होता है फुफ्फुसीय सूरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है और जहां से वाल्व से होते हुए बाएं निलय में प्रवेश ये कर जाता है। निलय के संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित होकर के भेजा जाता है। अब क्या करता है, हार्ट जो है ना वो पंपिंग का काम करता है और पंपिंग होने के बाद में महाधमनी के द्वारा शरीर में है ना प्रवाहित कर दिया जाता है किसको, रक्त को। ये चक्र निरंतर चलता रहता है और इस चक्र को हृदय चक्र यानी कि कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। हृदय में होने वाले संकुचन को प्रंकुंचन यानी कि सिस्टॉल और शिथिलावस्था को अनुशीतलन यानी कि डिस्टॉल के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त दो बार हृदय से गुजरता है। पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त तथा फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश होता है। शुद्ध रक्त तत्पश्चात बाएं निलय से महाशिरा द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है और इस प्रकार के परिसंचरण को द्विसंचरण कहा जाता है, एक फुफ्फुसीय तथा दूसरा देहिक। हृदय पेशीन्यास स्व उत्तेजनीय होता है और ये हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है, इसे पेस मेकर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये गति जो निर्धारण का कार्य होता है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये पेस मेकर के द्वारा किया जाता है। रक्त की वाहिकाओं की अगर मैं बात कर लूँ, ब्लड वेसल्स की, तो शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। बिल्कुल है ना, किसके द्वारा, वाहिनियां जो होती है ना ये रक्त के परिसंचरण का कार्य करती है, रक्त को लाने और ले जाने का कार्य करती है। रक्त वाहिकाएं एक जाल का निर्माण करती है जिनमें प्रवाहित होकर कोशिकाओं तक पहुंचती है। दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है धमनी और दूसरे प्रकार की कहलाती है शिराएं। अब देखिए, धमनी वे वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है, धमनी कहलाती है, ये हृदय के रक्त को आगे पहुंचाती है। कुल मिलाकर के आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जो धमनी होती है ना दोस्तों, वो शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती है ना। और शुद्ध रक्त का तात्पर्य क्या है, जिसके अंदर है ना ऑक्सीजन होता है। जिस रक्त में अगर ऑक्सीजन मिली हुई है, इसका मतलब वो एक प्रकार से शुद्ध क्या होती है, रक्त होता है। जबकि शिराओं का मतलब है वे वाहिका जिनमें वी ऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है, ये रक्त को हृदय की ओर ले जाते हैं। रक्त वाहिनी का उत्तकों अंगों में पहुंचकर कोशिकाओं को विस्तृत समूह बनाती है। अब शिरा का तात्पर्य क्या है दोस्तों, ये है ना अशुद्ध रक्त को, जी हाँ, ये अशुद्ध रक्त को लाने ले जाने का काम करती है। अशुद्ध रक्त का मतलब जिसके अंदर किसकी मात्रा नहीं होती, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, उसे हम शिराओं के नाम से जानते हैं, है ना दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ आप तो ध्यान रखिएगा कि है ना धमनियां जो होती हैं, है ना, ये जो धमनियां होती है ना, ये क्या करती है, शुद्ध रक्त को लाने ले जाने का काम करती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग ना इसको याद ऐसे रखते हैं कि आपको अगर नृत्य करना है, डांस करना है ना, तो आप डांस कैसे करते हो, धम 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 धम। और डांस जब धम 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 करोगे तो आपका रक्त कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और है ना, और यूँ समझिए कि हम शिरा की जब बात करते हैं, शिरा एक लोकल लैंग्वेज में, राजस्थानी लैंग्वेज में शिरा का मतलब होता है हलवा। तो ध्यान रखिए, हलवा जो हो गया ना वो सड़ गया है, अशुद्ध हो चुका है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो शिरा क्या हो गया है, अशुद्ध हो चुका है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर के ये है ना एक तंत्र बनता है जिसके द्वारा रक्त जो है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है और जिसमें एक महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो किसका होता है, हार्ट का, और धमनियां और शिराएं भी उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।